क्वेश्चन, एल्डरली पीपल कैन हैव ए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बिलो 98.6, सो द यंग पॉपुलेशन कैन हैव ए लिटिल हायर टेम्परेचर। सेंटेंस थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है, सेंटेंस थोड़ा सा ध्यान देते हैं। करा एल्डरली पीपल, बुजुर्ग लोग, जिसे कहते हैं सीनियर सिटीजन्स कहते हैं, बुजुर्ग लोग कैन हैव ए नॉर्मल बॉडी, करा बुजुर्ग लोग कैन हैव ए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बिलो 98.6, करा बुजुर्ग लोगों के पास जो टेम्परेचर होता है वो 98.6 से कम तापमान, है ना, कम तापमान होता है, नॉर्मल बॉडी होता है उसके पास कम तापमान होते हैं, 98.6 से भी कम टेम्परेचर होते हैं। सो इसलिए द यंगर पॉपुलेशन, युवा वर्ग वाले में, कैन हैव ए लिटिल हायर टेम्परेचर। देखो सेंटेंस थोड़ा सा समझिए बात को, दोनों ओर का तालमेल बैठाइएगा। एक और कह रहा है कि बुजुर्ग लोगों के पास, एक कह रहा है एल्डरली पीपल, बुजुर्ग लोग जो होते हैं, बुजुर्ग लोग का जो टेम्परेचर होता है 98.6 से कम होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर उनके पास होते हैं। और नॉर्मल टेम्परेचर मतलब कहने का मतलब हुआ कि 98.6 से कम टेम्परेचर होता है, जबकि युवा जनरेशन में, यंग पॉपुलेशन में ज्यादा होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। तो सो रिजल्ट पैदा करता है, सो रिजल्ट पैदा करता है, सो रिजल्ट पैदा करता है। इसीलिए यहाँ सो नहीं आएगा, यहाँ आएगा थोड़ा कंट्रास्ट ले रहा, तो यहाँ वेयर आ जाएगा, क्या आएगा भाई, वेयर आ जाएगा, क्या आएगा, वेयर आ जाएगा। जबकि वेयर एज का साइन ऑफ बट होता है, वेयर एज का साइन ऑफ बट होता है, बट जो होता है फुल्ली कंट्रास्ट देता है, जबकि वेयर एज होते हैं पार्शियल कंट्रास्ट देता है। पार्शियल कंट्रास्ट मतलब वाइल समझते हैं, वाइल पार्शियल कंट्रास्ट में यूज करते हैं वेयर एज का, समझिए बात को। तो कह रहा है एल्डरली पीपल कैन हैव ए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बिलो 98.6, मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी टेम्परेचर 98.6 से कम होते हैं, जबकि युवा वर्गों में, जबकि युवा जनरेशन में थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा होता है। देखो लिखा कैन हैव ए लिटिल हायर टेम्परेचर, लिटिल मतलब होते हैं थोड़ा, तो थोड़ा टेम्परेचर हाई हो सकता है, जबकि बुजुर्ग लोगों में टेम्परेचर कम होते हैं, जबकि युवा वर्गों में ज्यादा होते हैं, बुजुर्ग में कम होते हैं, युवा में ज्यादा होते हैं। इसका मतलब थोड़ा पार्शियल कंट्रास्ट ले रहा, और पार्शियल कंट्रास्ट में सो नहीं कंजक्शन लगाएंगे, बल्कि इसके स्थान पर हमें वेयर एज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वेयर एज का इस्तेमाल करेंगे हम। सो कंजक्शन है, कंजक्शन का मतलब दो सेंटेंस को जोड़ेगा, एक सेंटेंस यहां से यहां हो गया और अगला सेंटेंस आपको यहां से यहां दिखेगा। दो सेंटेंस मतलब दो वर्ब, दो सब्जेक्ट दो वर्ब, यंगर पॉपुलेशन एक सब्जेक्ट एक वर्ब, या एल्डरली पीपल सब्जेक्ट ये वर्ब हो गया। यही कंपेयर करने के लिए दो सेंटेंस है, तो दो सेंटेंस है तो कंजक्शन अनिवार्य है, सो रिजल्ट पैदा करता है। एल्डरली पीपल, बुजुर्ग लोग जो होते हैं, बुजुर्ग लोग के पास नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं, कहने का मतलब 98.6 से कम टेम्परेचर होते हैं, जबकि सो नहीं बल्कि वेयर एज आएगा। क्या यूज करेंगे भाई, वेयर एज का इस्तेमाल करेंगे, जबकि युवा पॉपुलेशन के पास, युवा जनरेशन के पास थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर होते हैं। वी आर एट दैट क्रिटिकल जंक्चर, हम उस समय उस क्रिटिकल जंक्चर पर हैं। मुकाम, जंक्चर ने मुकाम होते हैं, मैं उस मुकाम पर हूँ, उस क्रिटिकल निर्णायक मुहिम पर हूँ। क्रिटिकल मतलब होता है निर्णायक, मैं निर्णायक मुकाम पर हूँ, हम जो है उस निर्णायक मुकाम पर हैं। When, जब we are facing a serious issue, हम गंभीर इश्यू, गंभीर मुद्दा से जूझ रहे हैं। With the image perception of the railways, रेलवेज की परसेप्शन से गंभीर इश्यू, गंभीर मुद्दा का मैं सामना कर रहा हूं। इसका मतलब हुआ कि हम उस मुकाम पर है, हम उस मुकाम पर है जहां बात समझिए, जंक्चर आपका मुकाम अन्य स्थान सूचक हो गया, ये प्लेस हो गया। और प्लेस बताने के लिए वेयर नहीं आता, वेयर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, वेयर का इस्तेमाल करेंगे। और इसका राइट आंसर आएगा कि वे आर एट दैट क्रिटिकल जंक्चर, हम जो होते हैं, हम क्रिटिकल जंक्चर मतलब हम निर्णायक पहलू, निर्णायक मुकाम पर है, जहां वे आर फेसिंग ए सीरियस इशू विद द इमेज परसेप्शन ऑफ द रेलवेज, जहां हम रेलवे की परसेप्शन, इमेज परसेप्शन के साथ गंभीर इशू से का सामना कर रहे हैं,
गंभीर इशू का सामना कर रहे हैं, मतलब हम उस मुकाम पर पहुंचे, उस क्रिटिकल मुहिम पर पहुंचे हुए जहां सामना करना पड़ता, जहां हम स्ट्रगल करना पड़ता, स्ट्रगल सामना कर रहे हैं। वी आर फेसिंग अ सीरियस इशू, गंभीर इशू का सामना कर रहे हैं। राइट, समझ में? वेन जो होता है टाइम बताता है, वेन जो होता है टाइम बताता है, टाइम समय बताएगा, टाइम, वेन टाइम, वेयर स्थान। एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, हर चीज खूबसूरत है, ब्राइट है। देखो यार, क्वेश्चन टैग पूछ रहा, तो यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए, समथिंग सब्जेक्ट आ जाए, नथिंग आ जाए, नथिंग आ जाए, या एवरीथिंग आ जाए, या एवरीथिंग हो जाए, या समथिंग आ जाए, नथिंग आ जाए, या एनीथिंग आ जाए, या सब्जेक्ट एनीथिंग आ जाए, तब कन्फर्म है कि इसका क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट आपका ईट इस्तेमाल होगा। क्या आएगा? ईट आएगा। क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट ईट आएगा, या इसका सब्जेक्ट दिस या डैट रहे, या सब्जेक्ट दिस या डैट रहे। नियम यही कहता है कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो दिस रहे, या डैट रहे, या एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग रहे, तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट आपका ईट होता है। इसका मतलब एवरीथिंग इज ब्राइट, यानी राइट आंसर आपका बी होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोग को? आसानी से बनी है। अगला, दे आर टेरिबली बिजी विथ, ये तो आसान है कि दे आपका सब्जेक्ट है, जब दे सब्जेक्ट है तो कन्फर्म है कि दे के अनुसार दिया रहेगा। ये तो आसान तरीका कि जब दे सब्जेक्ट है तो दिया रहेगा। तो आप एग्जाम में थोड़ा पेशेंस बरतिएगा कि क्वेश्चन ऑप्शन बनाने से पहले थोड़ा सा विचार कर लीजिए, क्योंकि एमटीएस में टाइम अच्छा मिलता है। टाइम अच्छा मिलता तो हड़बड़ाना मत, पेशेंस रखना और आंसर बन जाएगा। तो दे आर टेरिबली बिजी विथ, क्या आएगा? दियर वर्क आएगा, दियर वर्क हो जाएगा। लीन माने होता है दुबला पतला, लीन मतलब होता है दुबला पतला, जो दुबला पतला होता है उसका साइन थीन आएगा। दुबला पतला है उसका साइन थीन हो जाएगा। इसका एंटो हो जाएगा फ्लाइट मैंने चौड़ा होता है, ऑब्वियस मैंने थुलथुला नहीं कहते, मोटा थुलथुला होगा, थुलथुल करता है, इसका धोधी फेंक दिया। प्लम मैंने भी होते हैं मोटा, प्लम ऐसा थुलथुला मोटा, ऑब्वियस प्लम मोटा, फ्लैट चौड़ा, फाइट मैंने मोटा भले होता है। लर्क, लर्क मतलब होते हैं घात लगाकर बैठे रहना, छुपना। लर्क होते हैं घात लगा के बैठना, लर्क होते हैं। लर्क देखिए क्या होते हैं, जैसे मान लो कि ये ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज है। अब यहाँ ब्रिज के पीछे या ब्रिज के ऊपर कोई चोर छुपा हुआ है, या कोई भी गुंडा लफंगा जो भी कहिए, वो पहले से घात लगा के ऐसे क्या उसको AK-47 ऐसे टान ले है कि जैसे ही नीचे से क्रॉस करेगा ना वो शूट कर देंगे। तो वो पर्सन जो वहाँ छुपा हुआ वो लर्क कहलाएगा। मतलब घात लगाकर बैठे रहना, घात लगाकर बैठे रहना कि किसी पर प्रहार कर सके चुपके से, चोरी छुपे, तो वहाँ वो लर्क होते हैं। और उसी का साइन आता है, स्नीक आता है, चुपके से, चुपके से। आप देखे होंगे कि राम और बाली और सुग्रीव का जब युद्ध हो रहा था तो राम जी छुप कर वार किए, राम जी छुप कर वार किए, यानी वो चुपके से वहां लर्क आएगा, छुप कर वार किए, लर्क हो जाएगा। स्नीक होते चोरी छुपे। इग्नोर मैंने होते हैं नजरअंदाज करना। रश, रश मैंने भीड़ होते हैं, कम मैंने आना। ग्रॉन, ग्रॉन मैंने होते हैं ग्रॉन मतलब होता है गुर्राना, ग्रॉन मतलब होता है गुर्राना, मतलब हो सकते हैं रोष प्रकट करना, नाराजगी प्रकट करना, उसी को ग्रम्बल बोलते हैं। नाराजगी प्रकट करना, रोष प्रकट करना, है ना, उसी को ग्रम्बल कहता है। झुंझलाना नहीं कहता, चिटचिटापन। तो होते हैं ग्रॉन, होते हैं ग्रम्बल, होते रोष प्रकट करना, रोष प्रकट करना, चिड़चिड़ापन होना, ग्रम्बल होते हैं। एग्रीमेंट मैंने समझौता। लाइकिंग मैंने पसंदगी। रिगार्ड, रिगार्ड मैंने तो होते हैं मानना, रिगार्ड मैंने मानना, आदर करना, रिगार्ड होते हैं। लेथार्जिक, लेथार्जिक मैंने होते हैं आलसी। लेथार्जी जो होता है वो आलसी होता है, अपोजिट पूछ रहा है ना। लेथार्जिक आलसी। लेजी इसका साइनो है, डल इसका साइनो है, स्लैगिस इसका साइनो है, तो लेथार्जिक का साइनो लेजी हो जाएगा, स्लैगिस हो जाएगा, डल होगा। एक बार इसको पिछले सेट में आप देखिएगा तो इसका सारा साइनो लिखाया हुआ। एंटो आएगा कौन सा, लेवली,
ऊर्जावान, लाइवली हो जाएगा ऊर्जावान। डिफेंड मैंने होता है रक्षा करना, डिफेंड मीन्स होता है रक्षा करना, जिसका साइन आएगा अपहोल्ड आएगा, रक्षा करना अपहोल्ड इसका साइन हो, लेकिन एंटो इसका हो जाएगा सरेंडर हो जाएगा, हार मान जाना, हार मानना सरेंडर होते हैं, हार मान जाना। इसका साइन बोल सकते हैं गिव इन, हार माना, इल्ड बोल सकते हैं, इल्ड, इल्ड टू आते रहता है, हार मानना, गिव इन सरेंडर, हार मानना, हार मानना, हार मान जाना। अगला ये सिक्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना, सिक्योर। रेसिस्ट माने होते हैं रोकना, विरोध करना, रेसिस्ट होते हैं प्रतिरोध करना, रेसिस्ट होते हैं। कमांड मतलब होता है नेतृत्व करना, कमांड माने होते हैं नेतृत्व करना, कमांड होते हैं नेतृत्व करना, कमांड नहीं बोलते कमांडर है, मतलब वो सभी सेना का, सभी सिपाहियों का नेतृत्व करने वाला को कमांड कहते हैं। तो इसका एंटो आ जाएगा अपोजिशन, विरोधी करने वाला, एक और हो रहा नेतृत्व, दूसरा और हो रहा विरोधी, अपोजिशन हो जाएगा, इसका एंटोनिम अपोजिशन होगा। एक और है नेतृत्व, नेतृत्व जो करता है वो सबसे आगे रहता है, अपोज जो करता है वो सबसे उल्टा दिशा में होता है, विपरीत होते हैं। कॉल मैंने पुकारना, डिक्टेट, डिक्टेट मतलब होते हैं बताना, डिक्टेट मैंने हुक्म देना, हुक्म देना डिक्टेट होते हैं, हुक्म चलाना डिक्टेट। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन तो होते हैं सूचना। रेस्ट ऑन वंस लॉरेंस जो होते हैं पुरानी उपलब्धियों पर आश्रित रहना, रेस्ट ऑन वंस लॉरेंस होते हैं पुरानी उपलब्धियों पर आश्रित रहना, मतलब नया कुछ नहीं कर पाना, नया कुछ नहीं कर पाना, पुरानी उपलब्धियों पर आश्रित रहना। इसका मतलब बोल सकते हैं जो एक्टिव लाइफ है, एक्टिव जीवन से रिटायर हो जाना, जो एक्टिव लाइफ है, जो सक्रिय जीवन है उससे रिटायर होना, उससे छोड़ देना, तो उसी को कहते हैं रेस्ट ऑन वंस लॉरेंस होते हैं पुरानी उपलब्धियों पर ही आश्रित रहना, नया कुछ नहीं करना, मतलब इनएक्टिव हो जाना, रिटायर्ड हो जाना, पुरानी उपलब्धियों पर आश्रित रहना, नया कुछ नहीं करना, रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ उसी को कहते हैं। फॉल आउट मीन्स होते झगड़ा करना, क्वेरल हो जाएगा, झगड़ा करना फॉल आउट, झगड़ा करना फॉल आउट, झगड़ा करना फॉल आउट। एडमायर मीन्स होते प्रशंसा करना। द मेन काउज ऑफ दिस फेल्यूर इज, देखिए द मेन काउज ऑफ दिस फेल्यूर, इस असफलता का मुख्य कारण, इस असफलता का मुख्य कारण, समझिए क्वेश्चन पहले, हमें ये नहीं पता कि आंसर कौन होगा, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि बनेगा कैसे। ये देखिए आप, हम ऑप्शन छांटते हैं, इस पार्ट को अंडरलाइन किया है, ब्रैकेट में किया है, हमें आंसर पता नहीं, लेकिन ऑप्शन तो हमको हम छांट सकते हैं ना। देश दोज के बाद प्लुरल नाउन चाहिए, देश दोज के बाद, देश दोज के बाद जब भी नाउन आएगा तो कैसा, प्लुरल नाउन होनी चाहिए। देश दोज के बाद जब भी नाउन आएगा तो प्लुरल नाउन होगा, क्लियर। देश दोज के बाद जब भी नाउन आएगा तो नाउन कैसा, प्लुरल नाउन होनी चाहिए, ठीक है। अब बात समझिए, इसका मतलब यह स्पष्ट हो गया कि आंसर ए नंबर में यहाँ फेल्यूअर्स होनी चाहिए, बी ऑप्शन में फेल्यूअर्स होनी चाहिए, ऑप्शन सी नंबर यदि हम देखते हैं तो यहाँ भी फेल्यूअर्स होनी चाहिए, ना तो ए सही, ना बी सही, ना सी सही, यानी राइट आंसर डी होनी चाहिए सही। देखिए क्या कह रहा, द मेन काउज ऑफ दिस फेल्यूअर, इस असफलता का मुख्य कारण, सिंगुलर है, दिस दैट के बाद सिंगुलर आता है, दिस दैट के बाद सिंगुलर आता है, दिस दैट के बाद सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल होता है। वही कह रहा है कि इस असफलता का मुख्य कारण इज इनएडिक्वेट एबिलिटी ग्रोथ एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, कह रहा है इस असफलता का मुख्य कारण जो है अपर्याप्त क्षमता, अपर्याप्त क्षमता है, अपर्याप्त क्षमता का जो ग्रोथ हुआ वही इसका कारण का वजह बना, कैरेक्टर डेवलपमेंट या ग्रोथ इसमें जो सक्षम रहे वही इसका मुख्य कारण बना। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। देखो बोल्ड किसको क्या, ये देखिए आप, अंडरलाइन पार्ट मतलब किसको ब्रैकेट में बंद किया, तो लिखा हुआ इफ दे डिड नॉट नो देयर एबिलिटी, यानी इफ के बाद आपको पास्ट टेंस दिख रहा, डू डच रहेगा तो प्रेजेंट टेंस, लेकिन डिड लगा देगा तो पास्ट टेंस होगा। जब डिड लगा हुआ तो पास्ट टेंस है, तब तो कन्फर्म है कि आगे भी पास्ट होनी चाहिए, डू के स्थान पर डिड होनी चाहिए, पास्ट होगा तो कन्फर्म आगे भी वांटेड होना चाहिए,
तब तो ये भी कन्फर्म है कि आगे भी विल का वुड होना चाहिए, आगे भी विल का वुड। सारे जगह प्रेजेंट या फ्यूचर की बात हो रही है। इसका मतलब ये साबित हो गया कि इसे पास्ट बनाना गलत है, मूर्खता है, पास्ट बनाना गलत होगा। राइट आंसर डी नहीं हो सकता, राइट आंसर सी नहीं हो सकता, राइट आंसर बी नहीं हो सकता, क्योंकि विल का वुड तभी होगा जब टेंस पास्ट होगा। तो पास्ट तो पूरा सेंटेंस देखिए, पूरा कहीं पास्ट है ही नहीं लिखा हुआ। जब पूरा कहीं पास्ट ही नहीं है तो हम पास्ट क्यों लगाएं? यहाँ डिड नॉट नो लगाना गलत है, यानी ऑप्शन सी भी गलत, डी भी गलत। अब बी ऑप्शन वुड इसलिए नहीं हुआ कि ऐसे भी इफ के बाद वुड नहीं आता है, और ऐसे बिल का वुड हम तभी बनाएंगे जब सेंटेंस पास्ट होगा, यानी राइट आंसर हमारा एक हो जाएगा। देखिए अब आंसर समझिए, इफ दे डोंट नो देयर एबिलिटी, यदि आप अपने एबिलिटी के बारे में नहीं जानोगे, अगर आप अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमता क्या है इसके बारे में यदि नहीं जानोगे, एंड दे डोंट नो विच स्पोर्ट्स, और वे लोग ये भी नहीं जानते, करा यदि वे लोग अपनी क्षमता के बारे में, अपनी एबिलिटी के बारे में उन्हें नहीं पता है, नहीं जानकारी होगा, तो दे डोंट नो, तो उसे कैसे पता होगा कि कौन सा स्पोर्ट्स दे वांट टू डू, कौन सा स्पोर्ट्स वे लोग चाहते हैं, कौन सा स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, उसे कैसे पता चलेगा? यानी यदि अपनी एबिलिटी के बारे में यदि आप नहीं जानते तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्पोर्ट आपको खेलना है, कौन सा स्पोर्ट आप खेलना चाहते हैं? दे विल नॉट लर्न टू प्ले, तो वे लोग खेल को नहीं सीख पाएगा, खेल नहीं सीख पाएगा ना, स्पोर्ट्स एंड विल नॉट सक्सीड, और ना ही सफल हो पाएगा, ना सीख पाएगा ना सफल हो पाएगा। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि इफ दे डोंट नो देयर एबिलिटी, यदि वे लोग अपनी एबिलिटी के बारे में नहीं जान पाएगा, नहीं करने की क्षमता है, दे डोंट नो, तो उसे कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा खेल खेलना है, कौन सा स्पोर्ट्स खेलना होगा? दे विल नॉट लर्न टू प्ले, तो वे सीख नहीं पाएगा, वो खेल नहीं पाएगा, और ना ही वो सफल हो पाएगा, वैसे नहीं सफल हो पाएगा। राइट आंसर एक होगा। आर्ट या क्राफ्ट मेकिंग अ स्किल विथ हैंड, कर आर्ट मैंने कला, क्राफ्ट कुशल, हाथ से, तो हाथ से हैंडीक्राफ्ट होते हैं, हस्तकला, हस्तकला, हाथ से जो कुशल कारीगर करता है वो हैंडीक्राफ्ट कहलाता है, हस्तकला उसी को कहते हैं। हॉवर क्राफ्ट उसको कहते हैं जो पानी में भी चलता है और स्थल पे भी चलता है, जो स्थल और पानी, जल और थल दोनों में चले, वैसे जहाज को हॉवर क्राफ्ट कहते हैं। वैसे जहाज जो पानी में भी चले और स्थल में भी चले उसे हम हॉवर क्राफ्ट कहते हैं। स्टेट क्राफ्ट होते हैं कुशल प्रशासन, कुशल प्रशासन स्टेट क्राफ्ट होते हैं। स्पेस क्राफ्ट होते हैं वायुयान, वायुयान जो ऊपर उड़ता है। इनसफिशियंट फीडिंग और नरिशिंग, करा इनसफिशियंट मैंने होते अपर्याप्त, इनसफिशियंट मैंने अपर्याप्त, फीडिंग मैंने होते खिलाना, खिलाने में असमर्थ, नरिश, नरिश मैंने होते पालन पोषण करना, पालन पोषण करना या खिलाने में असमर्थ, उसी को कहते हैं माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। माल न्यूट्रिशन मैंने होते कुपोषण, उसी को कहते हैं कुपोषण। एबडक्शन मैंने होते अपहरण, अपहरण होते अबडक्शन। एडिक्शन मैंने होता लत, लत नहीं कहते शराब का लत लग गया, जुआ का लत लग गया। एबोलिशन मैंने होता है समाप्ति, किसी नियम कानून को जड़ से मिटाना, खत्म करना, एबोलिशन होता है। जैसे ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक, तलाक तलाक, ट्रिपल तलाक एबोलिशन हो गया। क्या कह रहा है? करेक्टली स्पेल्ड, ये आप ही लोग बनाइए सर, अब हम आप ही लोग पर छोड़ते जाएंगे, हल्का हल्का क्वेश्चन धीरे धीरे आप ही लोग को दिमाग दे। बोलिए आप ही लोग क्या बनाएंगे इसको, बोलो फटाफट, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी 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 फटाफट। डेफिशिएंट, डेफिशिएंट, डिफिशिएंट, 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 सी राइट आंसर आएगा, सी राइट आंसर आएगा। असक्षम, गुड गुड गुड, बिल्कुल सही। सभी का आंसर डी, चैलेंज, गुड गुड, डी आंसर होगा, बहुत अच्छा। हिज विजन, बोलिए जल्दी फटाफट, देखिए कैसे बनेगा। हिज विजन हार्डली रिलेटेड टू एंड गोल्स वर द रियलिटी अराउंड हिम। बात समझिए आपको, आप लोग क्या आंसर दिए भाई? बी 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 बी, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। हिज विजन, देखो लास्ट ऑप्शन तो कंफर्म लग रहा है कि सर आपका ये पी नहीं होगा, दिया भी नहीं है।
एंड दो समान शब्द को जोड़ता है। एक और ध्यान दीजिए, वी फॉर्म के बाद V3 आता है, यानी क्यू के बाद P चाहिए, क्यू के बाद P चाहिए। गुड, एकदम 100% आप लोग का सही आंसर है। इसका मतलब आप लोग के पास ब्रेन बढ़ना शुरू हो गया। MTS के लिए टारगेट ध्यान रखिएगा। पॉल्यूशन नीड्स, ध्यान दो अगला। पॉल्यूशन नीड्स क्या आएगा इसमें, जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट। नीड, नियम होता है नीड के बाद 2+V1 या 2B+V3। इसका नियम एक चलता है ग्रामर में, नीड क्रिया का सब्जेक्ट यदि somebody रहे तो 2+V1 आता है, परंतु नीड क्रिया का सब्जेक्ट, नीड क्रिया का सब्जेक्ट यदि समथिंग आ जाए इसमें डबल ऑप्शन हो जाता है, या तो 2B+V3 आता है, 2B+V3 या V4 आता है, या V4 आता है ना। नीड सब्जेक्ट इस पर निर्भर करता है कि नीड का सब्जेक्ट यदि व्यक्ति हो जाए तो 2+V1, लेकिन समथिंग आ जाए तो 2B+V3 या V4 आता है। ये दोनों में से आप किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, नीड पॉल्यूशन समथिंग है तो नीड्स टू बी लिखा गया, टेकल लिखा गया, यानी स्टार्टर क्यू से आएगा। तो क्यू स्टार्टर हमारे पास बी और डी दोनों है, ये दोनों को हटा दो। अब आगे देखिए कौन सा लास्ट हो सकता है। अब देखिए, अदरवाइज कंजक्शन है, अदरवाइज कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद एक सब्जेक्ट और एक वर्ब चाहिए। तो सब्जेक्ट तो मिल गया, तो वर्ब आपको आर में मिलेगा, यानी पी के बाद आर चाहिए, पी के बाद आर चाहिए। राइट आंसर डी हो जाएगा, राइट आंसर डी आएगा।